हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। स्वागत है रियल फील टेल्स में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सालों तक सुर्खियां बटोरी, और सिर्फ सुर्खियां ही नहीं, इसने हमारे जुडिशियल सिस्टम के कई अहम पहलुओं को भी सामने लाया है। हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र कोली से जुड़े मामले की। हमारे पास देखिए एक पूरी टाइमलाइन है इसकी, जो शुरू होती है 2005-6 के उन भयानक अपराधों की खोज से और जाती है एकदम हाल तक, नवंबर 2025 में आए सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले तक। तो आज हमारा इरादा सिर्फ फैक्ट्स दोहराना नहीं है, हम समझना चाहते हैं इस पूरी कानूनी यात्रा को, इसके उतार चढ़ाव को। कैसे केस जो इतने संगीन इल्जामों से शुरू हुआ, जिसमें कई बार मौत की सजा हुई, वो आखिर में पूरी तरह बरी होने तक कैसे पहुंचा, क्या मोड़ आए इस सफर में, और ये हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में क्या बताता है। सोचिए जरा, कहानी शुरू होती है नोएडा में, एक घर के पीछे नाले से कुछ मिलने से, मानव अवशेष, फिर जांच, गिरफ्तारियां, सीबीआई आई बीच में, फिर निचली अदालतों से लगातार फांसी की सजा, और फिर अचानक हाईकोर्ट से बरी, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी वही बात, और आखिर में वो एक रेयर चीज, सुधारात्मक याचिका, उससे भी रिहाई। मतलब किसी थ्रिलर जैसा लगता है। चलिए खोलते हैं इस टाइमलाइन को, समझने की कोशिश करते हैं कि हर कदम पर क्या हुआ और क्यों हुआ। तो जैसा हमने कहा, सुरेंद्र कोली मामला, हम घटनाओं की टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। शुरुआत होती है 2005-2006 से, जब वो अपराध हुए जिनके आरोप लगे। लेकिन मामला सामने कब आया? दिसंबर 2006 में नोएडा सेक्टर 31, मोनिंदर सिंह पंधेर का घर, उनके घर के पीछे वाले नाले से मानव अवशेष मिले। सुरेंद्र कोली वहीं काम करते थे, उनके हेल्पर थे। ये खबर ही इतनी भयानक थी कि तुरंत नेशनल न्यूज़ बन गई। इस खुलासे के बाद तो चीज़ें तेज़ी से बदली। 2007 से 2009 के बीच क्या हुआ? कोली और पंधेर दोनों गिरफ्तार हुए। मामला इतना बड़ा था, इतने सारे विक्टिम्स की बात थी, तो जांच यूपी पुलिस से सीबीआई को दे दी गई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई ने फिर अपनी जांच की और दोनों के खिलाफ अलग अलग मामलों में कई चार्जशीट फाइल की। जितनी चार्जशीट थी, उसी से अंदाजा लग रहा था कि एजेंसी इसे कितना बड़ा मान रही है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। देखिए, जब किसी मामले में इतने पीड़ित हों और अपराध इतना जघन्य हो, तो जांच का दायरा बढ़ जाता है। और सीबीआई जैसी एजेंसी का आना ये दिखाता है कि सिस्टम इसे कोई आम मामला नहीं मान रहा था। और कई चार्जशीट का मतलब था कि हर विक्टिम का केस अलग से देखा जा रहा था। इससे कानूनी प्रक्रिया और भी पेचीदा हो गई। यहीं से वो लंबी कानूनी लड़ाई की नींव पड़ रही थी, जो आगे सालों चलनी थी। आरोप तय होना मुकदमे की दिशा तय करता है, और यहाँ दिशा कई मुकदमों की ओर थी। बिल्कुल, और यहीं से मामला अदालतों में गया और कहानी और उलझती गई। साल 2009 से 2012, ये दौर सुरेंद्र कोली के लिए लगातार सजाओं का था। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें एक के बाद एक कई मामलों में दोषी पाया, और सिर्फ दोषी नहीं, ज्यादातर में मौत की सजाए मौत। ये अपने आप में बहुत असाधारण था, एक ही आदमी को इतने केसेस में फांसी की सजा मिलना। हाँ, ये बहुत ही असाधारण था। हर केस अपने आप में एक पूरा ट्रायल था। सबूत पेश हुए, गवाह आए, जिरा हुई, फिर फैसला। निचली अदालत का बार बार मौत की सजा देना ये दिखाता है कि जो सबूत प्रोसिक्यूशन ने रखे, वो उन्हें कितने ठोस मान रही थी और अपराधों को कितना गंभीर समझ रही थी। ये उस वक्त जो समाज में गुस्सा था, जो न्याय की मांग थी, उसे भी शायद दिखाता है। लेकिन साथ ही ये आगे की अपीलों के लिए भी दरवाजे खोल रहा था, क्योंकि हमारे सिस्टम में निचली अदालत का फैसला आखिरी नहीं होता। और यहीं पर आया कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट। इतनी सारी मौत की सजाओं के बाद 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। कोली को जो मौत की सजा मिली थी, उनमें से एक को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि यह बदलाव सबूतों के आधार पर नहीं था। इसका कारण था मर्सी पिटिशन, यानी दया याचिका पर फैसला लेने में सरकार की तरफ से हुई बहुत ज्यादा देरी। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारे न्याय सिस्टम के एक खास सिद्धांत को दिखाता है, प्रोसीजरल जस्टिस, मतलब प्रक्रिया का न्याय। देखिए, संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को दया याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है, आर्टिकल 72 और 161। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये फैसला एक उचित समय में होना चाहिए। अगर इसमें बहुत ज्यादा गैर जरूरी देरी होती है, तो इसे कैदी के लिए एक तरह का मानसिक टॉर्चर माना जा सकता है।
और ये आर्टिकल 21 जीने के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इसी आधार पर कोर्ट मौत की सजा को उम्र कैद में बदल सकती है। तो 2015 का ये फैसला दिखाता है कि न्याय सिर्फ सही फैसला नहीं, सही प्रक्रिया और सही समय पर फैसला देना भी है, चाहे केस कितना भी गंभीर क्यों ना लगे। अच्छा, तो ये प्रोसीजरल डिले, प्रक्रिया में देरी, खुद एक बड़ा कारण बन गया सजा कम होने का। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आया अक्टूबर 2023 में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। सुरेंद्र कोहली और सह आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर दोनों को उन सभी बाकी मामलों में बरी कर दिया जिनमें निचली अदालत ने सजा दी थी। ये तो मतलब एक तरह से पूरा केस ही पलट गया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था। हाईकोर्ट का काम ही है निचली अदालत के फैसलों की समीक्षा करना, और वो सबूतों और कानूनी प्रक्रिया को दोबारा जांचते हैं। खबरों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्रोसिक्यूशन के सबूत काफी नहीं लगे। उन्होंने जांच में भी गंभीर कमियों की तरफ इशारा किया। अक्सर ऐसे मामलों में हाईकोर्ट देखती है कि क्या परिस्थिति जन्य साक्ष्य, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ियां बिना शक के जुड़ रही हैं, गवाह भरोसे लायक हैं, फोरेंसिक सबूत क्या पक्के तौर पर आरोपी को जोड़ते हैं, क्या जांच में जो प्रक्रियाएं तय हैं उनका पालन हुआ। लगता है इन पैमानों पर हाईकोर्ट को केस कमजोर लगा। ये दिखाता है कि जो सबूत निचली अदालत में काफी माने गए थे, वो ऊपर की अदालत में उतने ठोस नहीं रहे। और ये सवाल उठता है कि भाई निचली अदालत और हाईकोर्ट के नजरिए में इतना फर्क क्यों? क्या सबूतों को अलग तरह से देखा गया या कानून की व्याख्या बदल गई? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। हाईकोर्ट के पास मामलों को देखने का एक ज्यादा वसी नजरिया होता है और स्थापित कानूनी मिसालें होती हैं। वो अक्सर सबूतों की क्वालिटी और भरोसे पर ज्यादा सख्ती से सवाल करते हैं। हो सकता है हाईकोर्ट को लगा हो कि कुछ सबूतों को निचली अदालत ने जरूरत से ज्यादा वजन दिया या कुछ विरोधाभासों को अनदेखा किया, और जांच में प्रक्रिया की चूकें, जैसे सबूत जमा करने या पेश करने के तरीके में गड़बड़ी, इनको भी हाईकोर्ट ज्यादा गंभीरता से लेती है। ये फर्क हमारे सिस्टम के मल्टीलेयर होने की जरूरत को ही दिखाता है ताकि गलतियां सुधर सकें। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई गई सुप्रीम कोर्ट। मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में। लेकिन जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले को सही माना, उसे बरकरार रखा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाईकोर्ट का फैसला ठीक था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के फैसले को, खासकर बरी करने के फैसले को बरकरार रखना, ये एक अहम बात होती है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई बड़ा कारण नहीं मिला। या तो उन्हें सबूतों के मूल्यांकन और कानूनी तर्क में कोई साफ गलती नहीं दिखी, या फिर उन्हें लगा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि हाईकोर्ट का नतीजा गलत था। ये ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आम तौर पर तथ्यों की दोबारा जांच में तब तक नहीं जाती जब तक हाईकोर्ट के फैसले में कोई गंभीर कानूनी गलती ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर ने हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले को और पक्का कर दिया। अब तक कोहली कई मामलों में बरी हो चुके थे, लेकिन एक केस अभी भी बचा था, वही वाला जिसमें 2015 में मौत की सजा उम्र कैद में बदली थी। और यहीं पर आया कहानी का सबसे ताजा और शायद सबसे असाधारण मोड़। इसी महीने 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक क्यूरेटिव पिटिशन, सुधारात्मक याचिका को स्वीकार कर लिया, और इस याचिका के आधार पर कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को उस आखिरी बचे मामले में भी बरी कर दिया और तुरंत रिहाई का आदेश दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यूरेटिव पिटिशन होती क्या है और इसका स्वीकार होना कितना रेयर है। हमारे न्याय सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल माना जाता है। उसके बाद सिर्फ एक रिव्यू पिटिशन हो सकती है जो ज्यादातर खारिज हो जाती है। क्यूरेटिव पिटिशन उससे भी आगे का, मतलब न्याय पाने का बिल्कुल आखिरी संवैधानिक रास्ता है। इसे 2002 में रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया था। ये सिर्फ तभी मानी जाती है जब पिटिशनर ये साबित कर दे कि न्याय का गंभीर हनन हुआ है, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस या कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। आमतौर पर यह तभी होता है जब फैसले में कोई साफ गलती हो या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उस आखिरी केस में भी, जिसमें पहले सजा हुई थी, न्याय का गंभीर हनन हुआ था। क्यूरेटिव पिटिशन का स्वीकार होना और उसके आधार पर बरी करना, हाँ, निश्चित रूप से यही इशारा करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपने ही किसी पुराने फैसले को बहुत ही दुर्लभ हालात में सुधारने का तरीका है।
इस केस में क्यूरेटिव पिटिशन स्वीकार होने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजों या संबंधित बेंच को लगा कि उस खास केस के पिछले फैसले में ऐसी गंभीर कमियां थीं जिन्हें सुधारे बिना न्याय अधूरा रह जाएगा। ये शायद उन सबूतों या प्रक्रिया के पहलुओं पर आधारित हो सकता है जिन्हें पहले की सुनवाई में ठीक से नहीं देखा गया था, या शायद बाकी सब मामलों में बरी होने के बाद इस अकेले केस में सजा बनाए रखने का कोई कारण नहीं बचा था। ये जुडिशियल प्रोसेस की गहरी आत्मसमीक्षा है। तो कुल मिलाके इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या नहीं होता है। हमने एक ऐसा मामला देखा जो भयानक अपराधों के आरोपों से शुरू हुआ, देश की टॉप जांच एजेंसी शामिल हुई, निचली अदालतों ने कई बार मौत की सजा दी, फिर प्रक्रिया के आधार पर एक सजा कम हुई, फिर हाई कोर्ट ने लगभग सभी में बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही माना और अंत में एक असाधारण क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए आखिरी केस से भी रिहाई। ये एक बहुत लंबी, उलझी हुई और उतार चढ़ाव वाली कानूनी कहानी रही। निश्चित रूप से ये मामला कई अहम बातें बताता है। पहला, हमारे सिस्टम में अपील के कई स्तर होने का महत्व। अगर निचली अदालत का फैसला ही आखिरी होता तो नतीजा कुछ और होता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों और प्रक्रिया को गहराई से देखा और नतीजा पूरी तरह बदल दिया। दूसरा, प्रक्रियात्मक न्याय का महत्व। दया याचिका में देरी जैसे मुद्दे भी असर डाल सकते हैं। तीसरा, सबूतों के मूल्यांकन का महत्व। जो सबूत एक लेवल पर पक्के लग सकते हैं वो ऊपर की समीक्षा में कमजोर साबित हो सकते हैं। और चौथा, क्यूरेटिव पिटिशन जैसे आखिरी उपायों का होना। ये पक्का करता है कि न्याय के गंभीर हनन को सुधारने का एक रास्ता हमेशा खुला रहे, चाहे वो कितना भी रेयर क्यों ना हो। ये सब सुनने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मामला हमारी न्याय प्रणाली की कमियों को दिखाता है या उसकी ताकत को? शायद दोनों को। कमियां इस लिहाज से कि शुरुआती जांच और ट्रायल में शायद ऐसी दिक्कतें रहीं कि इतने गंभीर आरोप आखिर में टिक नहीं पाए। इतना वक्त लगना ये भी एक मुद्दा है। लेकिन ताकत इस मायने में कि सिस्टम में सुधार और आत्म सुधार की गुंजाइश है। अपील की प्रक्रिया ने काम किया, ऊपर की अदालतों ने दखल दिया और आखिर में क्यूरेटिव पिटिशन से भी सुधार का रास्ता खुला। ये दिखाता है कि सिस्टम पूरी तरह बंद नहीं है, गलतियों को मानने और सुधारने की क्षमता रखता है, भले ही इसमें बहुत समय लगे। ये कोई आदर्श स्थिति तो नहीं है, पर यह पूरी तरह विफलता भी नहीं कही जा सकती। तो अंत में ये सोचने पर मजबूर करता है कि शुरू में जो पब्लिक परसेप्शन बना, मीडिया कवरेज का जो असर था, जांच एजेंसियों के जो निष्कर्ष थे, वो सब आखिरी न्यायिक सच्चाई से कितने अलग हो सकते हैं। जब मामला इतने साल चलता है और न्याय के हर पायदान से गुजरता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल। ये मामला याद दिलाता है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष वाला सिद्धांत कितना जरूरी है। पब्लिक ओपिनियन या मीडिया ट्रायल वो अंतिम न्यायिक फैसले का आधार नहीं हो सकते। न्याय एक लंबी और अक्सर बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें हर सबूत परखा जाता है, हर दलील सुनी जाती है और हर कानूनी पहलू पर विचार होता है। इस मामले की यात्रा इसी प्रक्रिया की जटिलता और कह सकते हैं अप्रत्याशितता का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो ये मामला हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है कि न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना जटिल है। एक तरफ समाज की सुरक्षा है, पीड़ितों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ आरोपी के अधिकार हैं और ये पक्का करना कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो।